नई शुरुआत और अंधेरा इंतजार। आकाश में सुनहरी किरणें बिखेरता सूरज जब उग रहा था, तब प्रिया शर्मा अपने नए घर की बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। 25 साल की प्रिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज में एमए की पढ़ाई के लिए चुना गया था। अपने छोटे से शहर से निकलकर बड़े शहर में आना उसके लिए एक सपने जैसा था। प्रिया के पिता एक स्कूल टीचर थे और मां घर संभालती थीं। 3 बहनों में सबसे बड़ी प्रिया ने अपनी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत की थी। नए घर में उसका सामान अभी अभी आया था, एक छोटा सा किराए का फ्लैट जो कॉलेज के पास था। पहले दिन कॉलेज पहुंचते ही प्रिया ने महसूस किया कि यह दुनिया उसके छोटे शहर से बिल्कुल अलग थी। विशाल इमारतें, हजारों छात्र और एक नई संस्कृति। उसने नीली सलवार कमीज पहनी थी और हाथ में नोटबुक्स लिए कॉलेज के गेट से अंदर जा रही थी। क्लासरूम में उसकी मुलाकात 2 लड़कों से हुई, राहुल और विशाल। राहुल लंबा, गोरा और आकर्षक लग रहा था, जबकि विशाल थोड़ा मोटा और छोटा था। दोनों ने प्रिया का स्वागत मुस्कुराकर किया। तुम नई हो ना? राहुल ने पूछा। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। हाँ, मैं प्रिया शर्मा, आज पहला दिन है। विशाल ने उसे अपना नंबर दिया। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कॉल करना। पहले हफ्ते में सब कुछ बहुत अच्छा रहा। प्रिया को नए दोस्त मिले, कॉलेज का माहौल पसंद आया और वह पढ़ाई में व्यस्त रही। राहुल और विशाल हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। वह सोचती थी कि उसे अच्छे दोस्त मिल गए हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते से चीजें बदलने लगीं। एक दिन जब प्रिया लाइब्रेरी से वापस आ रही थी, राहुल और विशाल ने उसका रास्ता रोका। प्रिया, हम तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहते हैं, राहुल ने कहा। प्रिया ने मना कर दिया। माफ करना, मुझे आज रात पढ़ाई करनी है। विशाल का चेहरा बदल गया। तुम्हें हमारा इनविटेशन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रिया को उनकी बात में एक अजीब सी धमकी महसूस हुई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। अगले दिन से राहुल और विशाल का व्यवहार और भी बदल गया। वे क्लास में प्रिया के बगल में बैठने लगे, उसके साथ जबरदस्ती बातचीत करते और उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। एक शाम जब प्रिया कॉलेज से घर जा रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो राहुल और विशाल थे। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? प्रिया ने डरते हुए पूछा। राहुल ने मासूमियत से कहा, बस तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा रहे हैं। इस इलाके में अकेले चलना सुरक्षित नहीं है। प्रिया ने उन्हें धन्यवाद दिया और जल्दी से अपने फ्लैट में चली गई। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले कुछ दिनों में स्थिति और खराब हो गई। राहुल और विशाल ने प्रिया का मोबाइल नंबर मांगा। जब उसने नंबर देने से मना किया तो वे नाराज हो गए। तुम्हें पता है हमारे पापा कौन हैं? विशाल ने गुस्से में कहा। राहुल के पापा पुलिस में बड़े ऑफिसर हैं और मेरे पापा का यहां पूरा इलाका है। तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। प्रिया ने कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, बेटा, ये लड़के बड़े घरों से हैं, तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, बस इग्नोर करो। निराश प्रिया ने अपनी क्लास की एक लड़की नेहा से बात की। नेहा ने बताया, ये दोनों पहले भी कई लड़कियों को परेशान कर चुके हैं, लेकिन इनके पैसे और पावर के आगे कोई कुछ नहीं कर पाता। एक शाम जब प्रिया बाजार से सामान लेकर लौट रही थी, उसने देखा कि राहुल और विशाल उसके घर के नीचे खड़े हैं। तुम लोग यहां क्यों हो? प्रिया की आवाज कांप रही थी। राहुल ने धमकी भरी आवाज में कहा, हमें तुम्हारा नंबर चाहिए, आज तुम्हें देना ही होगा। डर के मारे प्रिया ने उन्हें अपना नंबर दे दिया। उस रात से उसका नर्क शुरू हो गया। रात के 2 बजे उसे पहला मैसेज आया, तुम हमारी हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। प्रिया ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन अगले दिन कॉलेज में राहुल और विशाल ने उसे फिर से घेर लिया। कल रात हमारा मैसेज पढ़ा? विशाल ने पूछा। प्रिया ने हां में सिर हिलाया। अच्छा है, राहुल ने कहा, अब से रोज रात को 11 बजे हमें कॉल करना, नहीं तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। प्रिया की जिंदगी नर्क बन गई। वह रोज रात को उन्हें कॉल करती, डर के मारे कांपती रहती। उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। वह हमेशा डरी सहमी रहती। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपना नंबर बदल देगी। उसने नया सिम क्वाई लिया और किसी को नहीं बताया। लेकिन अगले ही दिन राहुल और विशाल ने उसे कॉलेज के गेट पर रोक लिया। तुमने नंबर? डर का साया और बढ़ती बेबसी प्रिया के लिए हर दिन एक नया डर लेकर आता। राहुल और विशाल अब सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित नहीं थे। वे उसके घर के बाहर
बाजार में, यहां तक कि उसके दैनिक कामों में भी उसका पीछा करते। एक शाम जब प्रिया सब्जी लेने बाजार गई, राहुल ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। क्यों भागती हो हमसे? हम तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, उसने मासूमियत भरी आवाज में कहा। प्रिया ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहती। विशाल पीछे से आकर बोला, पर हम तो तुम्हारी दोस्ती चाहते हैं और हमें वह मिलता है जो हम चाहते हैं। उस दिन के बाद प्रिया ने अकेले बाहर जाना कम कर दिया। वह सिर्फ कॉलेज और घर तक सीमित रहने लगी। लेकिन यह भी काफी नहीं था। एक रात करीब 11 बजे प्रिया के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। डर के मारे उसकी सांसें थम गईं। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से राहुल की आवाज आई, खोलो प्रिया, हमें अंदर आने दो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। प्रिया ने दरवाजा नहीं खोला। वह चुपचाप कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाने के बाद वे चले गए, लेकिन जाते जाते बोले, हम फिर आएंगे, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकती। अगले दिन कॉलेज में राहुल और विशाल ने प्रिया को कॉरिडोर में घेर लिया। कल रात दरवाजा क्यों नहीं खोला? राहुल ने गुस्से में पूछा। मैं सो रही थी, प्रिया ने झूठ बोला। विशाल ने उसकी बांह पकड़ी। अगली बार दरवाजा नहीं खोलोगी तो पता है क्या होगा। प्रिया ने अपनी बांह छुड़ाई और भागकर वहां से चली गई। वह सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस गई, लेकिन प्रिंसिपल ने फिर कोई कार्रवाई नहीं की। बेटा, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। ये लड़के प्रभावशाली परिवारों से हैं। निराश प्रिया ने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन जाकर उसने सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने कहा, हम जांच करेंगे, लेकिन प्रिया को लगा कि वे गंभीर नहीं हैं। अगले ही दिन राहुल ने प्रिया को कॉलेज में धमकाया। तुमने पुलिस में शिकायत की? तुम्हें पता है मेरे पापा कौन हैं? वह इस इलाके के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं। तुम्हारी शिकायत कभी दर्ज नहीं होगी। प्रिया की हिम्मत टूट गई। उसे लगा कि अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। एक शाम जब प्रिया किराने का सामान लेकर घर लौट रही थी, राहुल और विशाल ने उसे रास्ते में रोक लिया। आज हम तुम्हारे साथ घर आ रहे हैं, राहुल ने कहा। नहीं, कृपया मुझे जाने दो, प्रिया ने गिड़गिड़ाया। लेकिन वे नहीं माने। वे उसके पीछे पीछे उसके घर तक आए और जबरदस्ती अंदर घुस गए। बाहर निकल जाओ, प्रिया ने रोते हुए कहा। राहुल ने दरवाजा बंद कर दिया। आज हम यहीं रहेंगे। अगले 2 घंटे प्रिया के लिए जीवन भर का सबसे डरावना अनुभव थे। राहुल और विशाल ने उसे धमकाया, डराया और अंत में उसके साथ बलात्कार किया। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार वालों का कुछ हो जाएगा। हम तुम्हारे पिता का स्कूल तबाह कर देंगे। प्रिया फर्श पर पड़ी रोती रही। वह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में जीने की इच्छा मर गई थी। अगले कुछ दिनों तक प्रिया कॉलेज नहीं गई। वह घर में बंद रही, खुद को दोष देती रही। उसने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन फिर अपने माता पिता की याद आई। 1 हफ्ते बाद जब वह कॉलेज लौटी तो राहुल और विशाल ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? विशाल ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रिया की मुलाकात अंकित से हुई, जो उसकी क्लास का एक शर्मीला लड़का था। अंकित ने देखा कि प्रिया हमेशा डरी सहमी रहती है और राहुल विशाल उसे परेशान करते हैं। एक दिन अंकित ने प्रिया से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं देख रहा हूं कि राहुल और विशाल तुम्हें परेशान करते हैं। प्रिया ने आंखें नीची कर ली। मैं ठीक हूं। लेकिन अंकित को यकीन नहीं हुआ। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मैं हियर हूं, उसने कहा। प्रिया ने सोचा कि शायद अंकित उसकी मदद कर सकता है, लेकिन क्या वह उसे विश्वास कर सकती है? क्या वह राहुल और विशाल के खिलाफ खड़ा हो सकेगा? आवाज उठाना और न्याय की लड़ाई कई दिनों की हिचकिचाहट के बाद प्रिया ने अंकित को अपना दर्द बताने का फैसला किया। एक शाम कॉलेज की लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में, जहां कोई नहीं आता था, प्रिया ने अंकित को सब कुछ बता दिया। राहुल और विशाल की धमकियों से लेकर उस रात की भयानक घटना तक। अंकित की आंखों में गुस्सा और सदमा था। ये लोग राक्षस हैं, हमें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। पर राहुल के पिता पुलिस में बड़े ऑफिसर हैं, प्रिया ने रोते हुए कहा। कोई हमारी नहीं सुनेगा। अंकित ने प्रिया का हाथ थामा। हमें कोशिश तो करनी ही होगी, लेकिन इस बार सही तरीके से। अंकित ने एक योजना बनाई।
उसने प्रिया को एक छोटा ऑडियो रिकॉर्डर दिया और कहा कि अगली बार जब राहुल और विशाल उसे परेशान करे तो वह सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। मौका 2 दिन बाद आया जब राहुल और विशाल ने प्रिया को कॉलेज के पार्किंग एरिया में घेर लिया। तुमने पिछले हफ्ते क्लास क्यों मिस की? राहुल ने डांटते हुए पूछा। प्रिया ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तुम लोग मुझे कब तक परेशान करोगे? तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। विशाल हंसा। क्या हो गया? हमने तो बस तुम्हारे साथ मजा किया, और अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे पापा की नौकरी चली जाएगी। राहुल ने जोड़ा। हाँ, और अगर तुम अब भी शिकायत करने की कोशिश करोगी तो हम तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कुछ तस्वीरें दिखा देंगे। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा। कौन सी तस्वीरें? वो तस्वीरें जो हमने उस रात ली थीं, विशाल ने शेखी बघारते हुए कहा। तुम सोचती हो हम मूर्ख हैं? हमने सबूत सुरक्षित रखे हैं। यह सुनकर प्रिया की रूह कांप गई, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग जारी रखी। उसे अब पता चल गया था कि उनके पास और भी सबूत है। इसके बाद अंकित ने प्रिया को एक महिला अधिकार कार्यकर्ता ऋतु मेनन से मिलवाया, जो ऐसे मामलों में विशेषज्ञ थी। ऋतु ने प्रिया की पूरी कहानी सुनी और तुरंत कार्रवाई की। ऋतु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां प्रिया ने बिना नाम बताए अपनी कहानी साझा की। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की। खबर तुरंत वायरल हो गई। दबाव में आकर पुलिस ने राहुल और विशाल के खिलाफ मामला दर्ज किया। राहुल के पिता ने उसे सरेंडर करवाया, लेकिन विशाल फरार हो गया। कोर्ट में केस चला। प्रिया ने बड़ी हिम्मत के साथ सबूत पेश किए। डीएनए टेस्ट ने राहुल और विशाल के अपराध की पुष्टि की, लेकिन केस के दौरान प्रिया को कई धमकियां मिली। एक दिन उसे एक अजनबी का फोन आया। केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार का कुछ हो जाएगा। प्रिया डरी, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और सुरक्षा मांगी। आखिरकार 6 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। राहुल और विशाल को बलात्कार और धमकी के आरोपों में दोषी पाया गया। उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद प्रिया ने सभी मीडिया को संबोधित किया। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा बने जो ऐसी स्थिति में है। चुप मत रहो, आवाज उठाओ, न्याय मिलेगा। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक वकील बनी ताकि वह औरों के लिए लड़ सके। उसने सखी नामक एक संस्था शुरू की जो उत्पीड़न की शिकार लड़कियों को कानूनी मदद देती है। आज प्रिया सैकड़ों लड़कियों की आवाज बन चुकी है। उसकी कहानी ने पूरे देश में बदलाव लाया और कई कॉलेजों में एंटी रैगिंग सेल बने। प्रिया का संदेश स्पष्ट है, डरो मत, लड़ो, तुम अकेली नहीं हो।